नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा और इन्फॉर्मेशन ये है कि सारांश आईसीएस का जो ऐप है वो आ चुका है और सारांश आईसीएस के ऐप से आप क्या डाउनलोड कर सकते हो भैया, डाउनलोड कर सकते हो फ्री कंटेंट। उसके अलावा आप प्रीलिम्स जो 19 जून को होने वाला है एमपीपीएससी का, उसके लिए टेस्ट सीरीज जिसका नाम है विजय भवा टेस्ट सीरीज, उसको डाउनलोड कर परचेज कर सकते हो। उसके अलावा आप मेंस की आंसर राइटिंग के लिए कुल 75 टेस्ट के मॉडल आंसर आप प्राप्त कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, केवल 49 रुपीज में। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐप पर अवेलेबल होंगी। आगे एक बैच भी लॉन्च होने वाला है पटवारी का, जिसमें आपको पटवारी की समस्त जो कोर्स है वो करवाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो जानकारी होती रहेगी। मध्यकालीन भारत का इतिहास हमने पढ़ लिया था, इस्लाम धर्म का उदय हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया था, हजरत मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि उनका पालन पोषण या जीवन काल कैसे हुआ था। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हम आ रहे थे, हमने देख लिया था कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भी हुआ था भारत में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम का भारत में अरब आक्रमण था, जो कि प्रथम सफल आक्रमण था। 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण किया था। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने पूरी के पूरे सिंध को जीत लिया था और सिंध के अलावा उसने मुल्तान को भी जीत लिया था और ये जितना साम्राज्य है इसको स्थापित किया था। और इस साम्राज्य में कब तक, 871 ईस्वी तक जो है अरब शासन करते हैं। और यहाँ पे राजधानी किसको बनाया जाता है, तो मंसूरा को राजधानी बनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम सफलता प्राप्त करते हुए मुल्तान के आगे नहीं बढ़ते हैं। होता क्या है मोहम्मद बिन कासिम के साथ, देखो अरबों की विजय हो जाती है, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम की विजय होती है और पराजय किसकी हो जाती है, शासक दाहिर की हो जाती है। फिर एक कहानी सुनो, होता क्या है, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो होता यह है कि देखो मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जीत गया है। मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था, आप कमेंट करके बताइए मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर। तो दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम का जब युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध हुआ था, तो राबौर का युद्ध हुआ था। और राबौर के युद्ध में पराजय किसकी हो जाती है, दाहिर की पराजय हो जाती है। और जब दाहिर की पराजय हो जाती है तो क्या होता है भैया, दाहिर की जो है पत्नियां होती हैं। कितनी पत्नियां होती हैं, दाहिर की 2 पत्नियां होती हैं। इस बात को याद रखिए, दाहिर की 2 पत्नियां होती हैं। कितनी पत्नियां होती हैं, 2। एक होती है रानी माई, एक होती है रानी बाई और दूसरी होती है लाड़ी बाई। 2 पत्नियां होती हैं, एक रानी बाई होती है और एक होती है लाड़ी बाई। 2 पत्नियां होती है। और ये जो जब दाहिर की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पे जौहर प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि दाहिर की जो पत्नी है रानी बाई, उन्होंने चूज कर लिया था जौहर। उन्होंने बोला चलो जौहर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पति तो मन ही गए हैं, अपन भी जौहर करके मर जाते हैं। लेकिन जो लाड़ी बाई है ना, इनकी 2 पुत्रियां होती हैं। कितनी पुत्रियां होती हैं, 2। एक होती है सूरज देवी, एक होती है सूरज देवी और दूसरी होती है परमल देवी। तो 2 पत्नियां होती हैं दाहिर की, एक होती है रानी बाई, एक होती है लाड़ी बाई। रानी बाई क्या कर लेती है, वो सती प्रथा जौहर कर लेती हैं। उसके अलावा लाड़ी बाई जो रहती हैं वो उनकी 2 पुत्रियां होती हैं, एक सूरज देवी और एक परमल देवी होती हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करते हैं, इन सूरज देवी और परमल देवी को पकड़कर क्या करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, अपने साथ ले जाते हैं और अल हज्जाज के पास ले जाते हैं। ठीक है, अल हज्जाज जो है ले जाते हैं। अब परमल देवी और देवल देवी क्या करती हैं, परमल देवी और देवल देवी सोचती हैं तो कि जो मोहम्मद के बिन कासिम है इससे बदला कैसे लिया जाए। तो क्या करती हैं, ये जब दोनों हैं, ये परमल देवी और सूरज देवी अल हज्जाज और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कहां पेश की जाती हैं, खलीफा वालिद के सामने प्रस्तुत की जाती है। कहां, खलीफा वालिद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। तो खलीफा वालिद से ये बोल देती हैं कि आप हमें जो है
छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा उपयोग है वो किसने कर लिया है, मोहम्मद बिन कासिम ने कर लिया है। मोहम्मद बिन कासिम ने हमें क्या कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। इसके कारण जो है आपके उपयोग की हम बची नहीं है। तो इस प्रकार से खलीफा वालिद को गुस्सा आ गई कि भैया मोहम्मद बिन कासिम ने हमें उपहार में अपनी जो है अपवित्र लड़कियों को दिया है। तो दिक्कत ये हो गई कि खलीफा वालिद जो है वो नाराज हो गए। और खलीफा वालिद ने क्या किया, खलीफा वालिद ने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, और वो काम क्या था भैया, कि मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। तो इस प्रकार से आपको ये स्टोरी पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम का आखिरकार क्या हुआ। एक बार फिर से बता देता हूं। तो क्या हुआ था, दाहिर था, दाहिर की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी थी रानी बाई और दूसरी पत्नी थी लाड़ी बाई। रानी बाई जो है वो जौहर कर लेती हैं, और सूरज देवी और परमल देवी दो पुत्रियां होती हैं लाड़ी बाई की। और जो सूरज देवी और परमल देवी जब खलीफा वालिद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, तो खलीफा वालिद के सामने ये बोल देती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमें अपवित्र कर दिया है, और अपवित्र कर दिया है, इसके कारण जो है खलीफा वालिद को गुस्सा आ जाती है और मोहम्मद बिन कासिम को जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से अरबों की विजय तो हो जाती है, और अरबों पर जो है वो अरब जो है सिंध पर और मुल्तान पर शासन भी करते हैं, लेकिन अरब की जो सेना होती है वो भारत की ओर नहीं बढ़ पाती है। कहां नहीं बढ़ पाती है, भारत की ओर नहीं बढ़ पाती है। ये सारे प्रभाव अपन ने देखे थे। फिर उसके बाद दिक्कत क्या होती है कि अब भारत की ओर नहीं बढ़ पाई है। क्यों? 3 राजा थे, आपको मैंने बताए थे 3 राजा। आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें पता चलेगा कि 3 राजा थे, एक पहले, एक दूसरे, एक तीसरे। कौन कौन राजा थे? उन्होंने क्या किया था, सिंध की जो भारत में आक्रमण है, आगे बढ़ना, सिंध से आगे बढ़ना अरबों का, वो रोका था। तो किसने रोका था? इन 3 राजाओं ने रोका था। आप कमेंट करके बताइएगा ये 3 लोग कौन थे। तो अब दिक्कत ये हो गई कि भैया सिंध पे जो है इनका शासन रहा, लेकिन अब आगे चल के भारत में तुर्कों का आक्रमण होगा। तो हमारा जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, वो अगला चैप्टर कौन सा है? भारत में तुर्कों का आक्रमण। तो भारत में तुर्कों का आक्रमण देखने से पहले हमें देखना होगा आखिरकार तुर्क थे कौन। तो उससे पहले आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि फिर से बता देता हूं। क्या बता देता हूं? पृष्ठभूमि बता देता हूं। तो पृष्ठभूमि यह है कि अरब में किसका उदय हुआ? अरब में मुस्लिम धर्म का उदय हुआ। अरब प्रदेश में, अरब में किसका उदय हुआ? अरब में मुस्लिम धर्म का उदय हुआ। आप सब लोगों को पता है मुस्लिम धर्म का उदय हुआ। और जब मुस्लिम धर्म का उदय हुआ तो मुस्लिम धर्म का खलीफा उस्मान, खलीफा उमर, खलीफा अली और खलीफा अबू बकर के समय में मुस्लिम धर्म का विस्तार हुआ। उसके बाद उमैया वंश और जो मुवैया वंश है, वो सारे वंशों में क्या हुआ? विस्तार हुआ। ठीक है, तो मुस्लिम धर्म का विस्तार हुआ, विस्तार हुआ। और विस्तार हुआ तो उसी समय क्या हुआ था भैया? भारत पर भी आक्रमण हुआ और भारत की तरफ भी विस्तार हुआ। आपको मैंने बताया था कि खलीफा उमर के समय तो जो बाजेंटाइन साम्राज्य था यूरोप का, वहां पर भी आक्रमण हुआ था। तो इस प्रकार से इनका विस्तार हुआ। अब जब विस्तार हुआ तो क्या होगा भैया कि ये जो मूर्ति पूजा और बहुदेव वाले लोग हैं, मूर्ति पूजा और बहुदेव वाले लोग हैं, मूर्ति पूजा व बहुदेववाद वाले लोग हैं, ये मूर्ति पूजा और बहुदेववाद वाले लोग क्या करेंगे भैया? मुस्लिम धर्म को बहुतायत में स्वीकार करेंगे। अब हुआ क्या, ध्यान से देखोगे तो मूल रूप से ईरान के रहने वाले लोग, कहां के रहने वाले लोग? ईरान के रहने वाले लोग जो क्या कहनाने लगे भैया? तुर्क कहनाने लगे। क्यों? क्योंकि अरब आक्रमण के समय ये क्या करते हैं? अरब आक्रमण के समय ये तुर्कमेनिस्तान में भागकर चले जाते हैं। मैंने बताया कि अरबों ने हर जगह पे अपना विस्तार करने की कोशिश की। मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, राजनीतिक सत्ता को बढ़ाना, धन वगैरह लूटना, मूर्ति पूजा का विनाश करना, ठीक है, बहुदेववाद को खंडित करना, ये सब इनके उद्देश्य थे। और इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने क्या किया? इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने जो है आक्रमण किया। तो आक्रमण ईरान में भी किया। ईरान में जब आक्रमण हुआ तो यहां पे क्या थे भैया? जो लोग रहते थे वो अरब आक्रमण से डरकर कहां भाग गए? तुर्कमेनिस्तान भाग गए। अब तुर्कमेनिस्तान में इनको क्या कहा जाने लगा? तुर्क कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तुर्क कहा जाने लगा, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, मूलतः कहां के थे? ईरान के थे।
तो अब दिक्कत ये हुई कि तुर्क जो है वो धीरे धीरे क्या करने लगे, मुस्लिम धर्म को अपनाने लगे, और मुस्लिम धर्म को जैसे ही अपनाने लगे तो क्या हुआ, इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करने की या अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोची। क्योंकि क्या होता है आपको पता है, ऑटोमन साम्राज्य के टाइम पे या उससे पहले भी आप देखोगे तो जो वंश होते हैं, जैसे उमैया वंश होता है, उसके टाइम पे कुछ खलीफा ऐसे आते हैं जिनके टाइम पे विस्तार नहीं होता है, बहुत ज्यादा अयोग्य होते हैं। तो अब तुर्क साम्राज्य की भी स्थापना होने लगी, और पहला तुर्क साम्राज्य का संस्थापक होगा अलप्तगीन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप जल्दी से क्वेश्चन को बता दीजिए कि तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो अलप्तगीन तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था कौन ये, तो ये एक तुर्क था और तुर्क सरदार था। होता क्या है, 932 ईस्वी में ये गजनी राज्य पर क्या करता है, स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करता है। कहां पर, गजनी पर। एक सरदार होता है जो कि गजनी राज्य पर स्थापना कर देता है अपने साम्राज्य की, और राजधानी बनाता है अपनी गजनी को। किसको राजधानी बनाता है, गजनी को। और ये गजनी कहां है, वर्तमान देखोगे तो वर्तमान परिदृश्य में ये कहां पे है, अफगानिस्तान में है, भारत से लगा हुआ थोड़ा सा क्षेत्र है, ठीक है। तो वहां पे जो है गजनी है, गजनी में क्या किया इसने भैया, स्वतंत्र तुर्क राज्य की या साम्राज्य की स्थापना कर ली। अब हर एक शासक का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है, अपने साम्राज्य की रक्षा करना। जब हमने अपने साम्राज्य की रक्षा कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, साम्राज्य का विस्तार करना, प्रजा का लोक कल्याण करना, यही कौटिल्य में रहा हो और यही प्रत्येक शासक अपनाता है। तो जब अलप्तगीन जो है शासक बनता है तो उसके टाइम पे तो विस्तार ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन अलप्तगीन के बाद जो शासक बनता है उसका नाम है पिरीतिगीन। क्या नाम है, पिरीतिगीन। तो आपको याद रखना है भैया कौन कौन शासक बन गए हैं, अलप्तगीन शासक बन गए हैं। अलप्तगीन के बाद क्रम नहीं तोड़ना है और पिरीतिगीन को शासक बनाना है, ठीक है। अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन को शासक नहीं बनाना है, पिरीतिगीन शासक बनेगा। अब जब पिरीतिगीन अगला शासक बनेगा गजनी का, तो इसी के समय में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण होगा, इस बात को याद रखना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो आप लगा देना पिरीतिगीन के समय। और अब मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो कि भारत पे पहला अरब आक्रमण किसके समय हुआ था, किस खलीफा के समय में हुआ था, ठीक है। तो अब तुर्क आक्रमण जो है किसके समय में हुआ है, आपको याद रखना है, पिरीतिगीन के समय में हुआ है। कहां हुआ है, तो ये पंजाब का शासक था जिसका नाम था जयपाल, और जो शाही वंश का शासक था। पंजाब में एक वंश हुआ करता था, पंजाब आपको क्षेत्र पता है भैया, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है। तो यहां पर क्या हुआ भैया, तुर्कों का आक्रमण हुआ, और यहां पर जो शासन कर रहे थे वो थे जयपाल, और जयपाल के समय में भारत पर आक्रमण होता है। अब आक्रमण पिरीतिगीन करवाता है या खुद करता है, जो भी है, तो आक्रमण हो जाता है। उसके बाद याद क्या रखना है, उसके बाद पिरीतिगीन जो है हट जाता है और सुबुक्तगीन शासक बनता है। ध्यान से पढ़िएगा कि तुर्कों की शक्ति को कम करने के लिए क्या करता है, जयपाल सबसे पहले आक्रमण करता है अपने पुत्र के नेतृत्व में। होता क्या है देखो, पहले अलप्तगीन शासक बना तुर्क साम्राज्य का, फिर उसके बाद तुर्क साम्राज्य का अगला शासक कौन बना, पिरीतिगीन बना, और पिरीतिगीन के समय ही जयपाल के पर आक्रमण करने की पिरीतिगीन सोचता है और आक्रमण करता है। तो अब जयपाल क्या करता है, जयपाल सोचता है कि एक काम किया जाए, तुर्कों की जो शक्ति है उसको कम कर दिया जाए। और जब कम कर दिया जाए तो क्या किया जाएगा भैया, जो जयपाल है वो अपने पुत्र के नेतृत्व में पहले ही सेना भेज देगा और तुर्कों पर आक्रमण करेगा। अब जब तुर्कों पर आक्रमण करेगा तो सुबुक्तगीन नाम का एक व्यक्ति है जो कि अलप्तगीन का दामाद है। किसका दामाद है, अलप्तगीन का दामाद है। तो सुबुक्तगीन क्या करता है, सुबुक्तगीन सोचता है कि भैया पिरीतिगीन जो है वो तो इस आक्रमण का जो बचाव है वो नहीं कर पाएगा, और किसी भी शासक का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है, अपने राज्य की रक्षा करना। उसके बाद दूसरा कर्तव्य क्या होता है, अपने राज्य का विस्तार करना और जनता की कल्याण के बारे में सोचना। तो अब भैया अगर ये सुबुक्तगीन सोच रहा है कि पिरीतिगीन जो है वो जयपाल के आक्रमण से बच नहीं पाएगा, तो सुबुक्तगीन क्या करता है, पिरीतिगीन को अपदस्थ कर देता है और जयपाल की सेना का सामना करता है खुद।
बोलता है कि पीरितगीन तो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं करूंगा, और मैं सेना से जो चेपाल की सेना है उसका सामना करूंगा। तो अब 977 ईस्वी का टाइम होता है और जयपाल की सेना को जो है क्या कर देता है, सामना करके उसके बाद गजनी का अगला शासक बन जाता है सुबुक्तगीन। तो हमने 3 शासक देखे, पहला अलप्तगीन देखा, दूसरा पीरितिगीन देखा, तीसरा सुबुक्तगीन देखा। तो सुबुक्तगीन अगला शासक बनता है गजनी का, और अगला शासक जो सुबुक्तगीन है वो है यामिनी वंश का तुर्क। इस बात को याद रखिएगा। क्यों रखिएगा? क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे कि सुबुक्तगीन का जो पुत्र है उसका नाम क्या है भैया, 2 पुत्र होंगे, एक होगा इस्माइल, दूसरा होगा महमूद गजनी। तो महमूद गजनवी को आप जब पढ़ते हो तो उसके बारे में पढ़ते हो, एक वंश है जिसका ये वंशज है, तो उस वंश के बारे में पूछा जाता है कि महमूद गजनवी किस वंश का तुर्क था। तो आप आंसर लगाते हो यामिनी वंश का। क्यों था भैया? क्योंकि ये सुबुक्तगीन का वंशज था, और जब सुबुक्तगीन जो है वो यामिनी वंश का तुर्क है तो सीधी सी बात है भैया, महमूद गजनवी भी यामिनी वंश का तुर्क होगा। तो इसने 986 से 87 के बीच में विशाल सेना ली और क्या किया कि पंजाब पर आक्रमण किया। चलो भैया पंजाब पर आक्रमण करते हैं, जयपाल ने तो कर दिया था, लेकिन अपन क्या करते हैं, पंजाब पर आक्रमण करते हैं। अब जयपाल जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली, सोचो तुर्क पर आक्रमण करने के लिए सोचा था तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन हुआ क्या कि जयपाल जो है वो हार गया इस युद्ध में। किससे? सुबुक्तगीन से हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि उस समय में भयंकर झंझावात हो गया, और भयंकर झंझावात जब हुआ तो हिंदू शाही सेना जो थी, शाही सेना जयपाल की, वो पराजय का सामना करती है और अंततः क्या हो जाती है, जयपाल और सुबुक्तगीन में संधि हो जाती है। तो यहां तक आपने स्टोरी देखी। स्टोरी क्या देखी आपने? देखी कि भैया अलप्तगीन क्या करता है, तुर्क साम्राज्य की स्थापना करता है। कहां पर करता है? तो ये स्थापित करता है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के पश्चात क्या होता है, ये पीरितिगीन को अगला शासक बनता है। पीरितिगीन जब अगला शासक बनता है तो उस समय जयपाल पर आक्रमण होता है, लेकिन जयपाल तुर्कों की शक्ति को कम करने के लिए क्या करता है, पुनः आक्रमण कर देता है तुर्कों पर, और उस समय सुबुक्तगीन जो है उसकी नींद खुलती है और वो बोलता है पीरितिगीन सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं जाकर क्या करूंगा, सामना करूंगा, और जयपाल के समक्ष जो है वो सेना का सामना करता है और बाद में जयपाल पर भी आक्रमण करता है और जयपाल पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। अच्छा, सुबुक्तगीन जब मर गया, सुबुक्तगीन क्या हुआ, मर गया, सीधी सी बात है। तब सुबुक्तगीन मरा तो उसके पश्चात कौन आया, जयपाल। जयपाल जो है वो संधि को नहीं मानता है। ध्यान से सुनिए, होता क्या है कि युद्ध हुआ, युद्ध हुआ तो जयपाल पराजित हुआ। पराजय किसकी हुई, जयपाल की। और जब जयपाल की पराजय होती है तो उसमें क्या होता है भैया, सिंध के जो सुबुक्तगीन है वो संधि कर लेता है जयपाल से, और जब सुबुक्तगीन वापस जाता है, ठीक है, क्रम पढ़िएगा, सुबुक्तगीन जब वापस जाता है तो सुबुक्तगीन जब वापस जाता है तो होता क्या है, सुबुक्तगीन के वापस जाने के पश्चात जो जयपाल है वो उस संधि को मानने से इनकार कर देता। क्या कहता है कि मैं इस संधि को बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि भैया ये संधि जो है वो तुर्कों को बहुत ज्यादा लाभ देगी। तो अब जयपाल संधि को नहीं मान रहा, पहले से ही बलवान था, उसने सोच लिया था झंझावात की वजह से मैं हारा हूं तो मैं क्यों दूं संधि के बारे में। तो जिसके कारण सुबुक्तगीन को गुस्सा आ जाती है और सुबुक्तगीन दोबारा से आक्रमण करता है और एक क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है जो पंजाब का अंडर में आता है। उस क्षेत्र का नाम है लमकान। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया तो किस क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया, तो लमकान जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया, और लास्ट में 997 में इसकी मृत्यु हो गई। तो हमने ये क्रम देखा। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता है कि सुबुक्तगीन की जैसे ही मृत्यु होती है तो अगला शासक वो अपने बेटे को नियुक्त करता है जिसका नाम है इस्माइल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर था, इस्माइल से ही दिख रहा है, इस्माइल इसका नाम था, बहुत ज्यादा सुंदर था और सुबुक्तगीन को बहुत ज्यादा प्रिय भी था। तो सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र इस्माइल को उत्तराधिकारी बना लिया, और उत्तराधिकारी बनाया तो भैया इसका बड़ा बेटा जिसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गुस्सा हो गया
कि भैया इस्माइल को शासक बना दिया, मुझे बनना चाहिए शासक, तो महमूद गजनबी करता क्या है? महमूद गजनबी 998 ईस्वी में इस्माइल को पराजित करता है और खुद बन जाता है गजनी का शासक। इस्माइल से बोलता है कि बेटा तुम जाओ, तुम्हें हम परास्त करते हैं और अब हम बनेंगे गजनी के अगले शासक। ठीक है, तो जब ये शासक बनता है उससे पहले क्या होता है, इसकी माता जो होती है वो जाबुली की होती है, मम्मी जो होती है इसकी वो जाबुली प्रदेश की निवासी होती है और जाबुली में ही ये क्या कर रहा होता है, सूबेदारी जो है ग्रहण कर रहा होता है, मतलब सूबेदार होता है। तो उस समय जो इसका नाम होता है वो होता है जाबुली का महमूद। तो क्वेश्चन पूछा जाए महमूद गजनबी का एक और नाम क्या है, तो ये है जाबुली का महमूद। या फिर क्वेश्चन पूछा जाए किस शासक को जाबुली का महमूद कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महमूद गजनबी को। इस बात को याद रखिए। तो ये क्या करता है, मध्य एशिया में एक विस्तृत साम्राज्य को बनाता है और खलीफा से गजनी में शासन करने के लिए सनद भी प्राप्त करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गजनी का साम्राज्य जो है वो पूरे मध्य एशिया में विस्तृत कौन करता है, या मध्य एशिया में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, तो वो करता है अपना महमूद गजनबी। और उसके अलावा पूछा जाए कि खलीफा से गजनी में शासन करने के लिए सनद प्राप्त कौन करता है, तो देखो अलप्तगीन ने भी नहीं किया, प्रीतिगीन ने भी नहीं किया, सुबुक्तगीन ने भी नहीं किया, इस्माइल ने भी नहीं किया, वो किसने किया है, वो किया है महमूद गजनबी ने। और महमूद गजनबी करता है, उसके बाद एक व्यक्ति होता है खलीफा अगला, जिसका नाम है अल कादिर बिल्ला। इस बात को याद रखना, ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, अल कादिर बिल्ला, क्योंकि ये दो उपाधि देगा। किसको उपाधि देगा, महमूद गजनबी को उपाधि देगा। और ये दो उपाधियां हैं यामीन उद दौला और आमीन उल मिल्लत। ये दोनों उपाधि आपको याद रखनी है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि यामीन उद दौला किसकी उपाधि थी, तो आप बता देंगे महमूद गजनबी की उपाधि थी। अगर पूछा जाए या आमीन उल मिल्लत किसकी उपाधि थी, तो ये भी महमूद गजनबी की उपाधि थी। पूछा जाए किसने दी थी, तो ये दी थी अल कादिर बिल्ला ने दी थी। ठीक है, और अब अगर पूछा जाए कि यामीन उद दौला का मतलब क्या है, तो इसके लिए आप थोड़ी सी ट्रिक बना लीजिए। दौला का मतलब होता है दौला, दौला में जो शब्द आ रहा है शुरुआत का वो दा आ रहा है, और दा से है दाहिना हाथ, तो साम्राज्य का दाहिना हाथ हो जाएगा कौन, महमूद गजनबी। तो इस प्रकार से यामीन और दौला का मतलब हो जाएगा साम्राज्य का दाहिना हाथ। उसके अलावा याद रखना है आमीन उल मिल्लत, और आमीन उल मिल्लत का मतलब है मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है, तो दो उपाधियां हो जाएंगी महमूद गजनबी की, पहली हो जाएगी यामीन उद दौला और दूसरी हो जाएगी यामीन उल मिल्लत। और ये कौन देगा, अल कादिर बिल्ला इनको देगा ये उपाधि। और ये उपाधि जो है इनके अर्थ भी आपको अब पता चल गए हैं। इसके बाद आप याद रखिएगा कि जब इनको उपाधि दी गई, देखो अल कादिर बिल्ला ने इनको उपाधि दी, सनद दी गजनी पर शासन करने के लिए। ठीक है भैया, इन्होंने गजनी पर शासन करना प्रारंभ किया, तो इन्होंने क्या किया, मैं शपथ लेता हूं, क्या लेता हूं, शपथ लेता हूं कि मैं क्या करूंगा, भारत पर आक्रमण करूंगा प्रत्येक वर्ष। भारत पर नहीं, ये बोलते हैं काफिरों के देश पर, काफिरों का देश भारत को ही बोला जाता था उस टाइम पे। तो काफिरों के देश पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करूंगा, ये शपथ लेते हैं महमूद गजनबी।